रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहां पर लोगों को इस बात का खौफ नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है, जहां वो अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से कासिर होते हैं, वहां हम ये देखते हैं कि इस तरह के मामलात आते हैं। और ऐसा हर उस मुल्क के अंदर होगा कि जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहां पर लोगों को पता होगा कि अदालत से बाहर फैसला कर लेना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अदालत में जाकर किसी से कोई फैसला करवाया जाए। बुनियादी तौर पर तो देखें, ये निजाम इंसाफ की नाकामी का एक मजहर है कि लोग अपने फैसले जो है वो खुद से करते हैं और बगैर किसी खौफ करते हैं। बुनियादी तौर पर देखें सोसाइटी चलती किस तरीके से है। सोसाइटी के अंदर एक कानून का एक बोलबाला होता है, कानून का खौफ होता है, कानून का एक अपर हैंड होता है कि जिसकी बुनियाद पर लोग उस कानून के मुताबिक चलते हैं। बुनियादी तौर पर ये आइन है क्या, ये हम सबके दरमियान रहने का एक जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने किस तरीके से रहना है और आपने किस तरीके से रहना है, मेरे क्या हकूक होंगे और क्या जिम्मेदारी। हर कोई अपनी बाउंड्रीज में रहे, अपनी लिमिट में रहे, कानून का काम तो यही है। अच्छा, आप फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं, क्योंकि अब इस मुआहदे पर जिस तरह से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं वो भी इस मुआहदे में शामिल थे टीएलपी के साथ। जब ये मुआहदा किया गया तो वो तो ये कह सकते हैं कि मुझे तो मेरे बॉस की तरफ से ऑर्डर था। देखें जी, जिस वक्त केस की कार्रवाई आगे चलेगी मजीद बहुत सारे इंकशाफात होंगे। बुनियादी तौर पर यहां पर मामला महसूस ये होता है कि ये बॉस के ऑर्डर से ज्यादा ये अपनी बनाई हुई एक पॉलिसी थी कि जिसके तहत जो है वो आपने फैसला किया कि आपने एक जमहूरी हुकूमत को कमजोर करना है, हिलाना है, एक जत्थे को आपने लेकर आना है। अगर ये बात की जाए कि जो लोग जत्था बनाकर लेकर आए थे उनको किसकी सपोर्ट थी, उनको किसके कहने पर जो है वो पूरा जीटी रोड गुजारने की इजाजत दी गई, उनको किसके कहने पर इस जगह तक पहुंचने की इजाजत दी गई कि जहां पर वो इस्लामाबाद के दहाने के ऊपर मौजूद हो, जो इक़्तिदार और जो पूरे रियासत का जो सिस्टम है उसको जो है वो जाम करने का सबब बने। बुनियादी तौर पर उसकी तहकीकात होने की जरूरत है और वो किसके हुक्म पे किया गया, फिर उस हुक्म को भी जो है वो हुक्म देने वाले के से भी बात पर्स की जाए और किसने जो है वो किस ताकत के तहत और किस जो है वो वजह से उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए, उसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। और पैसे भी बांटे गए, बनेंगे ये सारे पैसे भी बांटे गए, पैसे भी बांटे गए और उसके बाद कहा गया हमारे लोग हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक साहब पैसे बांट रहे थे और कहते कि हमारे लोग हैं। मतलब एक ऐसा जो है वो जत्था, बार बार हम जत्थे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये तो रियासत जो है वो उसकी रेट को खत्म करने वाली बात है कि मैं यहाँ से जो है वो कराची से 10,000 बंदा जमा करके इस्लामाबाद पहुंच जाऊं और फिर मैं फैसला करूं कि मुल्क कैसे चलना है, फिर मैं फैसला करूं कि इस मुल्क में आइन कैसा होगा, कानून कैसा होगा। और जिस वक्त मुझे यहाँ से हटाया जाए, मुझे यहाँ से निकाला जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुझे पैसे दिए जाए कि ये लोग जो है वो जाएं और जाकर जो है वो गाड़ियों के अंदर बैठे, ये भी हमारे अपने लोग हैं। तो फिर बहुत से ऐसे लोग भी सवाल करते हैं कि जी हम रियासत के क्या सुतेले बेटे हैं कि हमारे ऊपर तो लाठीचार्ज किया जाए, हम क्या रियासत के सुतेले बेटे हैं कि हमें जो है वो एहतजाज करने की इजाजत ना दी जाए। और कुछ ऐसे लोग जो आपकी आशीर्वाद से मौजूद हो उनको जो है वो पैसे भी तकसीम किए जाए, उनको जो है वो गले से भी लगाया जाए, उनसे जो है वो मुआहदा भी किया जाए। तो फिर बहुत से सवालात उठते हैं। बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया कि दो ही मसले हैं यहाँ पर। कमजोर रियासत के अंदर कमजोर आइन और कानून की मौजूदगी के अंदर उस कानून पे अमल करना, रूल ऑफ लॉ की कमजोरी की वजह से ये मामला सामने आता है कि हर बंदा अपनी अपनी चाल चलता है, अपने अपना मुंह उठा के अपने अपने फैसले करता है। अगर एक फर्द को पता हो कि उसने अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारी से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी आईनी कार्रवाई होनी है, उसकी नौकरी जा सकती है, वो जेल जा सकता है। जब इस बात का यकीन होगा तो फिर आप देख लीजिएगा कि उस दिन माशरा उस तरफ चला जाएगा कि जहां मामला बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस ने जाते जाते सियासतदानों को नैब के शिकंजे में फंसाया है और नैब पर हमेशा से यही इल्जाम रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको लगता है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, उसमें फिर से कुछ ऐसा होता देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अगर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू होने के बाद, जिसमें एतजाज हसन साहब भी शामिल है कि जो जाहिर है कि इमरान खान साहब के बहुत इस वक्त फेवर के अंदर है या उनकी सपोर्ट के अंदर बात करते हैं, उनका भी ये कहना था कि ये कानून ज्यादा अरसे सरवाइव नहीं कर सकेगा। कानून से मेरी मुराद ये कि उनका कहना था कि ये जो फैसला किया गया है ये सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि 183(4) का जिस वक्त फैसला आना है, ये सोमोटो इख्तियारात का या ये जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर एक्ट और बिल जो है, इसका फैसला जाहिर है कि 2 अक्टूबर की डेट उसके अंदर जो है वो एडजस्ट हुई हुई है। 2 अक्टूबर को अगर कोई फैसला आता है या उससे आसपास कोई फैसला आता है तो उसके नतीजे में इस केस ने भी मुतासर होना है कि जिसको नैब तरमीमी बिल हम कहते हैं या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो उसके नतीजे में इस बेंच की जो है वो जो तश्कील थी उसके ऊपर भी सवालात उठने हैं। तो ये केस ना बहुत कोई लंबा चलता दिखाई नहीं दे रहा। ये तरमीमी बिल जो है ये कोई बहुत
मुश्किलात पैदा करता दिखाई नहीं दे रहा कि सियासतदानों के खिलाफ या उन सियासतदानों के खिलाफ के जिनके केसेस बंद हो गए थे और दोबारा आप खुल गए कोई बहुत बड़ी मुश्किल डाल सकेगा, क्योंकि इसका अपना मुस्तकबिल खुद जो है वो इस वक्त कुछ तारीख सा नजर आ रहा है, कुछ तशवीश का जो है वो इजहार इसके ऊपर किया जा रहा है कि शायद ये ज्यादा अरसे तक सर्वाइव। तो जिस तरह से नवाज शरीफ का नाम भी आ रहा है इन तमाम केसेस में, नैब केसेस में उनका भी नाम है, वापस वो आते हैं, उनके लिए मुश्किलात आप समझते हैं फिर उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी इन केसेस के हवाले से? देखिए, नवाज शरीफ के लिए वैसे भी इन केसेस के हवाले से कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। नवाज शरीफ के लिए जो असल मामला है वो किस तरीके से प्रोटेक्टिव बेल हासिल करते हैं। देखिए, इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ माहिरीन कानून का इख्तलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को किसी वजह से जब मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाए और उसके बाद आकर वो कहे कि मैंने अदालत में सरेंडर करना है, लिहाजा मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। बुनियादी तौर पर एक बात समझने की है, नाजरीन के लिए भी समझने की है, और जो असल बात है वो ये है कि किसी भी मुलजिम को कि जिसके ऊपर इल्जाम हो, उसकी गिरफ्तारी मतलूब हो, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो मुताल्लिका अदालत के अंदर सरेंडर करने के लिए उससे बड़ी अदालत यानी कि हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले ले, जमानती बेल ले ले, और हिफाजती जमानत के बाद वो उस अदालत में पेश होने के लिए मतलूबा वक्त दिया जाता है अदालत की तरफ से। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक साहब है बाबर गौरी साहब, अमेरिका में मौजूद होते हैं। वो दुबई तशरीफ लाए, दुबई से उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की। प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने इसलिए अप्लाई की कि वो आएंगे, आके उस मुताल्लिका अदालत में पेश होंगे कि जहां पर उनका केस है। वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, प्रोटेक्टिव बेल उनके पास मौजूद थी, वो मुताल्लिका अदालत में गए, वहां पर केस चला और उनको इस दौरान पूरे वक्त के अंदर किसी ने गिरफ्तार नहीं किया कि जब तक वो अदालत में पेश नहीं हुए। बुनियादी तौर पर अदालतें इस बात को इनकरेज करती हैं कि एक मुलजिम जो है वो उनके सामने विड्रॉ होने के लिए प्रोटेक्शन मांगे कि मुझे उस वक्त तक गिरफ्तार ना किए जाए कि जब तक मैं मुताल्लिका अदालत में पेश नहीं हो जाता। जब आप अदालत में पेश हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मुताल्लिका अदालत फैसला करती है कि आपको गिरफ्तार रखना है, गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार नहीं करना, आपको जमानत देनी है, क्योंकि साथ ही बहुत से लोग उस अदालत के अंदर जमानत दायर करते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस केस के अंदर मियां नवाज शरीफ को सजा हो चुकी थी, लेकिन मुस्लिम नून के हल्के जो है वो इस बात पे पुरुमीद नजर आते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। जाहिर है कि उसके तरीकेकार ये होगा कि उनके आने से कुछ दिन पहले उन्होंने अगर 21 को आना है तो 21 से हो सकता है कि ठीक है। फवाद, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा। नवाज शरीफ की वापसी की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है, जो सख्त बयानियां अभी उन्होंने एक शुरू किया, आपको क्या लग रहा है वतन वापसी पर उन लोगों के दोबारा से वो नाम लेंगे, दोबारा इस पर बात करेंगे, या फिर साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह इस दफा भी वो नाकाम हो जाएंगे? देखिए जी, उनको कुछ ना कुछ तो बयानिया चाहिए होगा, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये परवेज मुशर्रफ जैसा केस है तो ये शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी जिन लोगों का नाम लेते हैं वो हालिया तौर पर ही रिटायर हुए हैं उन तमाम चीजों से, उन ताकत के मराकज से, तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई मियां नवाज शरीफ के लिए इतनी आसान ना हो। और फिर उन्हीं के साथ डील करके इक़्तिदार के अंदर पीडीएम के अंदर आए थे, कोई ऐसी इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। जाहिर है कि अगर उस हल्के की आशीर्वाद ना होती, बाजवा साहब की आशीर्वाद ना होती, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ना बनते, इतने आसान हालात ना होते कि जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब वतन आने का फैसला करते। वो उसी तरीके से बीमार होते, उसी तरीके से जो है वो लंदन में मौजूद रहते। उनके आने का सबील पैदा भी इसलिए हुई कि उनके भाई ने इक़्तिदार का एक 14-15 माह का एक अरसा गुजारा, और इस सबील के पीछे उसी शख्स का हाथ है कि जिसको जनरल बाजवा कहते हैं, कि जिसके खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब बयानियां बनाना चाहते हैं। तो